प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जाके यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी डिज़ाइन है वो भी चेंज होगा? गोया कि अमरीकी अड्डे बनाए इस नीयत से गए थे कि शायद तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा अरब ममालिक को जब कुछ इस तरह की सूरत हाल बनेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो आने वाले वक्त में अरब ममालिक की सोच में तब्दीली देखने को मिल रही है, जिस तरह कि ईरान का तकाजा भी है कि यहाँ से अमरीकी अड्डे ख़त्म हो जाएँ। नहीं, आई थिंक द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन वो ममालिक पर हो। अभी आप देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो डिफेंस हुआ, अच्छा फिर ये ज़ेलेंस्की यहाँ आए, उनके साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स नॉट ट्रीटीज यहाँ, अनलेस ये यहाँ के ममालिक अपने खुद के ऊपर वो भरोसा करके अपना खुद आर्म्स प्रोडक्शन करें, और ये एंड दिस इज हैपनिंग। लेकिन ये बीच में सडनली जो जंग आया इसने पूरी सबको डिरेल करा दिया, एवरीथिंग टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो अभी मेरे ख्याल में इमीडिएटली अरब स्ट्रेटजिस्ट, इरानियन स्ट्रेटजिस्ट, अदर स्ट्रेटजिस्ट, इवन ये बदमाश इसराइली स्ट्रेटजिस्ट नॉट विल हैव टू चेंज एंड फाइंड आउट व्हाट दे शुड डू। सही। जॉन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इनफैक्ट कहा जा रहा है कि ईरान जितनी प्रिसीजन के साथ टारगेट्स को हिट कर रहा है और एक टफ टाइम दे रहा है इतनी बड़ी ताकत को, ये रशिया और चाइना की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। मगरबी मीडिया तो कह रहा है कि इस हवाले से बड़े ठोस शवाहिद सामने आए हैं। आपको भी लगता है कि इसमें दरपर्दा कहीं ना कहीं रशिया और चाइना खड़े हैं ईरान के साथ, और यही वजह है कि ईरान की जो जवाबी का हमले करने की अहलियत है वो अभी तक बरकरार है? इफ्तिखार साहब, मिसाइलें तो ईरानी हैं और ईरान इनफैक्ट एक्सपोर्ट करता है रशिया को मिसाइल। $3 बिलियन की रशिया को एक्सपोर्ट की है। तो रशिया की खुद की भी जो यूक्रेन के अंदर वॉर है वो काफी ज्यादा ईरान के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ईरान, नो डाउट रशिया और चाइना कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट दे रहे हो इनडायरेक्टली टारगेट्स को इन्फॉर्मेशन देने में, मे बी आई डोंट नो। बट रशिया ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, चाइना ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। वो रेडी है आई थिंक करने के लिए, और अगर ईरान रिक्वेस्ट करेगा तो शायद कर भी दे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आई है कि वो जो है वो डायरेक्टली साथ दें। इनडायरेक्टली साथ देने में जहां तक बात आती है, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का लोकल है, इंडिजिनस है, उसकी वीडियो रिलीज की है खातिमुल अंबिया ने। इनकी जो मिसाइल्स हैं वो तो प्रीडेट करती हैं रशिया को या किसी भी रशियन प्रोजेक्ट को जो ईरान के अंदर सपोर्ट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात करें, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में रशिया जो है वो हेल्प करता है। वो शहर के अंदर आपको पता है कि रशियन जो साइंटिस्ट हैं और रशियन वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। तो कुछ चीजों में रशिया जो है वो हेल्प करता है। लेकिन इस जंग के अंदर रशिया ने भी कह दिया कि हम जो है, ईरान हमारा एलाई है, लेकिन ईरान ने कोई ऐसी मदद नहीं मांगी और हम लोग ऐसी कोई ऐसा सच मदद कर भी नहीं रहे। तो आई थिंक उनके अपने मामलात हैं, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। चाइना की नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी है, वो कभी भी जंग के अंदर नहीं आते क्योंकि उनकी इकोनॉमी, वो चाहते हैं इकोनॉमी के थ्रू जो है वो चीजों को कंट्रोल करें। तो नो डाउट इनडायरेक्ट सपोर्ट हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन बज़ाहिरा तौर पे नजर ये आ रहा है कि ज्यादातर चीजें जो ईरान कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है। और इसके अंदर पहले भी ईरान ने किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से मंगवाया और रशिया ने डिलीवर नहीं किया। SU फाइटर्स जो मंगवाए थे वो भी डिलीवर नहीं हुए। तो जो ईरान है वो अपनी, आई थिंक अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइमरीली डिपेंडेंट है। और पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में भी ज़रा कुछ बताइए वहाँ पे, और इन हमलों के बाद वहाँ पे जो शहरी ज़िंदगी मुतासर हुई किस कदर हुई है, उस हवाले से भी कुछ बताइए। जी देखें, पब्लिक के बारे में बता देता हूँ, ऑफिशियल्स के बारे में बता दूं कि आपका एक और सवाल था जो आई थिंक रह गया कि IRGC के कंट्रोल है या वो नहीं। देखें, यहाँ पे 9 दिन तक कोई सुप्रीम लीडर नहीं था और कोई IRGC की तरफ से कोई कू नहीं आया, कोई मॉडरेट पार्टी नहीं बिठाई गई। तो IRGC इज इन सिंक विद द पॉलिटिक्स, और बयान को भी गलत किया जाता है। देखिए, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं चीजों को, और मिलिट्री जो है वो काम कर रही होती है, बट दे आर अंडर, बोथ आर अंडर द सेम यूनिफाइड सिस्टम। जैसे कि अमेरिका में नजर आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की भी कोशिश चलती है सही। और जंग की भी जो है वो पूरी चल रही होती है। और सेंटिमेंट अगर कहें तो ऑफिशियल्स यहाँ पे चाहते हैं कि कोई परमानेंट सोल्यूशन हो। अवाम तो ये चाहती है कि या तो इसराइल को खत्म करते हैं या तो खुद खत्म हो जाए। तो अवाम का पोजीशन बहुत एक्सट्रीम है इस वक्त, और जो पॉलिटिक्स का या सही। मिलिट्री का जो पोजीशन वो ये है कि परमानेंटली इस जंग को बंद किया जाए। सही। और लास्टली खालिद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो सफारतकारी हो रही है रियाद के अंदर, इसको कैसे देखा जा रहा है? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपने पहले भी जिक्र किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट भी है, गोया कि इसको लेके क्या तकाजे रियाद से हो रहे हैं पाकिस्तान को लेके? एक तो ये रियाद से इट इज लुक्ड एट एज विद फेवर। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अभी से नहीं, 70-80 ईयर्स जब से पाकिस्तान बना। सो आई थिंक रिलेशनशिप विल गो ऑन।
और जैसे मैंने आपको कहा कि आज मेरे ख्याल में वक्त आया है कि लोकल होम ग्रोन डिफेंस कैपेबिलिटीज, और इसमें पाकिस्तान भी मदद कर सकता है, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। और फैक्ट कि कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, तो इसके माने कि पाकिस्तान एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर, एज अ गो बिटवीन, एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म हो जो इस रीजन का आवाज या वॉइस विल बी गिवन टू द अदर्स। सो आई थिंक रिलेशनशिप्स आर गुड, और उस लेवल पर, हर लेवल पर दे आर, आई थिंक, गोइंग ऑन फाइन। बहुत शुक्रिया खालिद मईना साहब और जौहर हुसैन, हमें उनसे ज्वाइन किया था। एक थोड़ा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद फ़ौजी नुक्ता नज़र से इस जंग का जायज़ा लेंगे कि अगर ये जंग बढ़ती है तो इसमें कौन कौन से और प्लेयर्स हैं जो शरीक हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।